आज तर्क भाषा चली है। परसों पहले मैंने वेदांत सार खत्म किया, फिर परसों उसकी परीक्षा ली थी, कल हो नहीं पाया। यस मैम। अब आज से जानकारी भी जुड़ चुकी हैं और अब आज से तर्क भाषा शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। न्याय दर्शन का सामान्य परिचय हम दे चुके थे, उसके बाद हाँ दूसरे जी दिन मैम। कक्षा नहीं हो पाई, कल शुरू होना था। चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओके मैम ओके। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैम स्लाइड शो नहीं कर रहा है, आप है क्या? भैया हाँ आपको जी भी मैम। ये स्लाइड नहीं दिख रही है आपको भी? मैम मुझे तो नहीं दिखा। हाँ मैम। मैंने स्टार्ट किया था उस समय कुछ भी नहीं दिखा, मतलब दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ किया है। हाँ नाउ परफेक्टली क्लियर। ओके, कुछ मुझे लग रहा है आज भी नेटवर्क जी नाराज ही हैं। आवाज संविधान की जी आ रही है क्या? सही आ रही है मैम, सही आ रही है, स्टार्ट कीजिए। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा जो है हम सौ मिश्र द्वारा, ये एक न्याय दर्शन का सामान्य में जो शास्त्रार्थ हैं उसको जो बच्चा है या हम जैसे बालक जिनके बस की नहीं होती है वो, तो उनके लिए यह तर्क भाषा नामक ग्रंथ बनाया गया है कि का परिचय और केशव मिश्र जी का परिचय देख लेंगे, क्योंकि बीच में डिसकंटिन्यू क्लास हो गई थी तो शायद थोड़ा जी हैं। तर्क भाषा न्याय ग्रंथ है। समस्त ग्रंथ की रूपरेखा न्याय के आधार पर बनाई गई है, यानी कि न्याय दर्शन के ही जो सिद्धांत हैं वो इसमें हैं और यह सरल तरीके से समझाया गया है। शास्त्रार्थ ये कम समझने वाले बच्चों के लिए उस हिसाब से जो है बनाया गया है। जो होता है इसका मैं लक्षण किस ग्रंथ था तो वहां स्लाइड में शामिल था, यहाँ पर नहीं है, फिर भी मुंह से बता देती हूँ। शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपचित, अर्थात शास्त्र के एक अंश से संबद्ध और दूसरे शास्त्रों के भी यथा अवसर उपयुक्त अंश को ग्रहण ग्रंथ को ले विद्वान लोग इसको संबंधित ग्रंथ होता है। को मुख्य धारा मानकर बनाकर सम्मिलित रूप से न्याय मंतव्यों का निरूपण किया गया है। लगभग न्याय विषय हैं तो इसलिए इन दोनों का दो दो का युग्म बनाया गया है ना। भारतीय दर्शन में जो षट दर्शन है उसमें से सांख्य योग न्याय वैशेषिक और वेदांत मीमांसा ऐसे या पूर्व मीमांसा वेदांत ऐसे बनाया गया है। तो ये न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है इनमें लगभग एक जैसे सिद्धांत होने के कारण ये दोनों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ये तर्क संग्रह और ये तर्क भाषा। तर्क भाषा में मुख्यतः न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है, साथ ही वैशेषिक के 7 पदार्थ 9 द्रव्य तथा 24 गुण आदि का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त वैशेषिक के विशिष्ट मंतव्यों जैसे दिव्योत्पत्ति की प्रक्रिया, पाकजोत्पत्ति, विभागज विभाग, इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख है। यह ग्रंथ तुलनात्मक और आलोचनात्मक है, इसे उच्च कोटि का शोध ग्रंथ कहा जाता है। केशव मिश्र की तर्क भाषा न्याय वैशेषिक संप्रदाय का एक अद्वितीय ग्रंथ है और ये एक उच्च कोटि का कह सकते हैं भी इसे है, इसीलिए कहा गया है मंगलाचरण में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए
को समझने का ये तर्क भाषा है। यह न्याय वैसे है भारतीय दर्शन का प्रदीप है। तर्क भाषा की प्राचीनतम टीका सबसे क्या है, चिन्नम भट्ट की तर्क भाषा प्रकाशिका। न्याय दर्शन की टीकाएं और इस इसकी मैं पहले से ही अपने क्लासरूम में जो है कर चुकी हूँ पीडीएफ, तो आप लोग देख सकते हैं। आज दोबारा से तर्क भाषा की कुछ टीकाएं देख लेते हैं। उज्जनाथ जी की है, दीक्षित जी की है, तर्क भाषा प्रकाश प्रकाशिका चिन्नम भट्ट जी की जो हमने देखा, जो कि सबसे प्राचीन टीका है। तर्क भाषा सार मंजरी नामक माधव देव जी की टीका है। न्याय प्रदीप विश्वकर्मा जी की टीका है। न्याय संग्रह सार रामलिंग जी की एक टीका है तथा परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट जी की है। ये जो तर्क भाषा प्रकाशिका चिन्नम भट्ट जी की सबसे प्राचीनतम है और ये पूछी भी जाती है बहुत बार परीक्षाओं में, क्योंकि आजकल जो है ये ग्रंथों को पूछने का बहुत बड़ा वाला चलन हो चुका है। तो ग्रंथों के नाम पूछ लिए जा रहे हैं किसी भी शास्त्र के नाम पर, तो ये याद रखना भी आवश्यक हो जाता है। और एक उज्ज्वला टीका जो है गोपीनाथ जी की, ये भी महत्वपूर्ण है, कभी पूछा जा सकता है। तत्व प्रबोधिनी टीका गणेश दीक्षित जी की। इस प्रकार न्याय प्रदीप हो गया। और इसके अतिरिक्त जो न्याय दर्शन की टीकाएं हैं वो भी हम पीडीएफ में भी अपलोड कर चुके का नमूना आया है। तो अब तर्क भाषा का मंगलाचरण वैसे हमने परसों भी देखा था, फिर से आज देखते हैं। जो न्याय नये प्रवेशम अलसः श्रुतेन संक्षिप्त प्रकाश्यते तस्य कृत। अब यहाँ पर जो तर्क भाषाकार केशव मिश्र जी हैं वो कह रहे यह अलसः न्याय न वांछति तस्य कृते मया ऐसा संक्षिप्त अन्वित तर्क भाष्यते। या आलसी बालक है, कम पढ़ने लिखने वाला, श्रुति के द्वारा थोड़ा बहुत सुनने से जो है वो न्याय में प्रवेश करना चाहता है, न्याय शास्त्र को समझना चाहता है। यहाँ बालक का मतलब ये नहीं है जो 2-3 साल का बच्चा हो, वो नहीं, जो पढ़ता है ऐसा आलसी बालक हो सकता है वो न्याय। तो कह रहे हैं अल्पेन श्रुतेन अपि यो न्याय नये जी जानकी जी नेटवर्क का क्लास चलाने लायक आ रही, क्या कर सकते हैं, कल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुनाई तो दे रहा होगा ना, फिर रिकॉर्डिंग एक बार आप लोग स्पीड में देख, सही हो जाएगा। कोशिश करते हैं, लोग मैसेज कर दीजिएगा। तो मेरे द्वारा अन्वित यानी कि संक्षिप्त युक्तियों संक्षिप्त माध्यम से समझाई गई है, यानी कि यहाँ पर शास्त्रार्थ संक्षिप्त माध्यम से मेरे द्वारा इसको बताया गया है। प्रकाश जो है ये भाषाकार का कहना है। ठीक है, मंगलाचरण स्पष्ट हो गया है या दोबारा से बताने की आवश्यकता है? उसके बाद ये जो 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के, इन्हीं का निरूपण करके जो है ये तर्क भाषा समाप्त होगी। इन्हीं इनका लक्षण इत्यादि जो है, लक्षण उदाहरण इत्यादि, इन्हीं 16 जो पदार्थ हैं, जो 16 तत्व हैं, इनका इसमें किया गया है। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान नाम, यानी कि बहुवचन में
छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम। अब ये जो है ये न्याय का पहला सूत्र है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति स्थान, इन सब के तत्व ज्ञान से निश्रेयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा जो है इस न्याय सूत्र का पहला उदाहरण है। न्याय सूत्र का परिचय हम पहले दिन देख चुके थे। उसमें 5 अध्याय हैं, 10 आहनिक हैं और महर्षि गौतम उसके प्रणेता हैं। तो न्याय सूत्र का हम परिचय पढ़ चुके थे पहले दिन। तो ये जो है न्याय सूत्र का पहला सूत्र है न्याय दर्शन का। उसके बाद अब आगे पहले प्रमाण का लक्षण बताएंगे। जिस प्रकार इनका क्रम दिया गया है इन्हीं 16 पदार्थों का, फिर उसी प्रकार से इनका क्रम वाइज इनका लक्षण इत्यादि बताएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अस्य अर्थ, इसका अर्थ है ये। अब जो है केशव मिश्र की भाषा है, वो पहला न्याय दर्शन का सूत्र था। आप कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है। प्राणादि नाम तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति भवति। प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व के मोहन से न च प्रमाणा सम्यक ज्ञानम तावत भवति यावद एषां लक्षण परीक्षा न रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो पहला बताया है कि निश्रेयस अधिगम जो पहले में कहा गया है, उसका अभी 16 पदार्थों के अब कह रहे हैं न च है प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानम सम्यक तावत भवति उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते। अब कह रहे हैं प्रमाण है जब तक उद्देश्य लक्षण और परीक्षा नहीं की जाए। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, यदि हम 9 और दोनों को काट। ऋतिक जी आज आप पहली बार आए। रिकॉर्डिंग शायद रिकॉर्डिंग में सही आ रही है आज। तो आगे चलाऊं या फिर बताइए, क्योंकि नेटवर्क ने प्रश्न कर दिया। ओके रत्ना जी, जिसको आवाज, जिसको क्या सभी को नहीं आ रही सम्यक है, परंतु नहीं सकती हूँ। तो अब ये प्रमाण इत्यादि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब तक आदि का ज्ञान सम्यकतया नहीं हो जाता है, इन प्रमाण आदि का तत्व ज्ञान सम्यकतया तब तक नहीं होता है जब तक इनकी उद्देश्य लक्षण और परीक्षा नहीं की जाती है। फिर आगे जाकर के उद्देश्य लक्षण और परीक्षा तीनों क्या होती हैं समझाया गया है। यहाँ पर इतना समझना है, ये नहीं कि हमने जो है खाली प्रमाण आदि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन ये सारी चीजें याद कर ली और उसके बाद उनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं की, अर्थात ये क्या है ये नहीं जाना, इसका लक्ष्य और ये घटित नहीं जाना, और सम्यकतया होगा जब तक ये तीनों काम नहीं होंगे, ऐसा इनका कहने का अभिप्राय। आगे के फिर बताएंगे कि उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा क्या होती है। इसके बाद आगे चल अस्य शास्त्रस्य
त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति है यहाँ थोड़ा मुझे ही दिख रही। इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा इति। इस प्रकार से इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र के द्वारा वस्तु को बता देना ही क्या है? उद्देश्य है। जो उद्देश्य कहा गया है तो वो उसका अभिप्राय यह है कि नाम मात्र से वस्तु को बता देना ही उद्देश्य। अस्मिन् सूत्रे कृतम, वो तो इसी सूत्र में दिया गया है जहां पर प्रमाण एक संशय प्रयोजन पहले वाले में बता रखा है। ये जो सभी का उद्देश्य हो चुका है, जो 16 पदार्थ हैं इनका उद्देश्य इसके माध्यम से किया जा चुका है। तो उसके बाद आगे जो है पहले ही सूत्र क्या है? लक्षण क्या है? लक्षणं तु असाधारण धर्म वचनम। लक्षण क्या है? असाधारण धर्म वचन। अर्थात यदि मैंने लिखा हो तो हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, लक्षण जो है असाधारण धर्म वचन था। असाधारण लक्षण बताना जो उस वस्तु के अलावा अन्यत्र प्राप्त न हो, यानी कि लक्षण ऐसा होता है जो उस वस्तु के अलावा कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई बोलेगा कि आपका लक्षण बताओ, किसी से कहा कि आपका क्या लक्षण है विशेष, तो आप ऐसी बात बताएंगे जो अन्य व्यक्ति में आपकी तरह नहीं है। अब किसी ने साधारण लक्षण ये बता दिया, जैसे मेरे से पूछा मैं लड़की हूँ, लड़कियां तो सारी हैं, तो मैं ऐसा अपना लक्षण बताऊंगी, ऐसा गुण बताऊंगी जो अन्य में नहीं है, वो मेरा स्पेसिफिक लक्षण हो जाएगा, तो वही लक्षण है। लक्षण लक्षण तु असाधारण धर्म वचनम यथा बहु शासनादित्वम शासनादित्वम, यानी कि जो गाय होती है उसमें शासना इत्यादि जो गल कंबल होता है, वो जो है गाय का स्पेसिफिक लक्षण है, वो किसी अन्य पशु में नहीं होता है। यदि हम कह दें गाय क्या होती है, किसी ने पूछा तो हमने बताया कि गाय के 2 सींग होते हैं, तो 2 सींग तो बकरी के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं और बैल के भी होते हैं। तो फिर इससे जो है गाय का लक्षण इस सींग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यदि हमने बोला कि गाय वो होती है जिसका गल सींग खुर इत्यादि होते हैं, गल कंपित होता है, तो वो जो है उसका गाय का ऐसा स्पेशल लक्षण है जो किसी अन्य पशु में नहीं पाया जाता है। तो लक्षण वही है। तो प्रमाण का लक्षण बताएंगे तो वो प्रमेय में घटित नहीं होना चाहिए, वो होगा प्रमाण का लक्षण। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचार परीक्षा। अब परीक्षा क्या है? 3 चीज बताए ना, त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च इति। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जो है इस शास्त्र की प्रकार की प्रवृत्ति है। तो उद्देश्य तो वो है नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन कर दिया जाए। पहले सूत्र में हमने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन बता दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमने वहां पर उद्देश्य इसका कर दिया है। अब उसके बाद लक्षण बताया। लक्षण क्या होता है? असाधारण धर्म वचन, यानी कि असाधारण धर्म बताना वही लक्षण है। साधारण धर्म वो होता है जो सभी में होता है, जैसे हमने बोला पशुओं में सींग रूपी जो लक्षण है वो साधारण है, सभी पशुओं में प्रायः सींग मिल जाएंगे। लेकिन जो शासना इत्यादि जो गल कंबल है वो केवल गाय में ही है, तो वो जो है गाय का लक्षण हो गया। तो वो जो है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। उसके बाद अब परीक्षा क्या है? तीसरी बात जो बोली थी, वो लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न। हम लक्षण बता रहे हैं, वो लक्षित है, उसका जो लक्षण हमने उपादित किए, हमने बोला जो उसका लक्षण वो
उसमें उपपद्यते यानी कि उसमें लागू होता है नहीं, उसके लिए वो ठीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, वहां पर ऐसा विचार करना क्या परीक्षा है। लक्षण लक्षणम उत्पद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षण का जो लक्षण है वो उसमें घटित हो रहा है या नहीं, यानी कि हमने गाय में गल कंबल होता है बोला, अब वो गाय में होता है या नहीं होता है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए जिसने गाय नहीं देखी है वो घर जाकर के गाय को देखने जाएगा, तो वहां पर वो कहेगा कि हाँ इसका तो गल कंबल ऐसे लटका हुआ ऐसा होता है, तो वास्तव में ये परीक्षा हो जाएगी। फिर परीक्षा में जो मैंने बोला था कि गाय का ये होता है, तो वो कंफर्म कर लेगा हाँ वास्तव में होता है, फलाने व्यक्ति ने ये सही बोला था। तो यही जो है परीक्षा है, यानी कि उस लक्षण को घटित करके वहां पर देखना है, विचार किया जाएगा कि वो लक्षण यहाँ पर घटित हो रहा है या नहीं, यही परीक्षा है। इस प्रकार से इन तीनों जो इस शास्त्र का जो तीनों प्रवृत्तियां हैं तीनों ये बता दी गई है। लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य, जो प्रमाण इत्यादि के तत्व ज्ञान के लिए लक्षण परीक्षा अब आगे की जाएगी। यानी कि उद्देश्य तो खाली वस्तु का संकीर्तन करना है। हम 16 पदार्थों का नाम बोल चुके हैं पहले ही। मैम शो नहीं कर रहा है, यहाँ से तो शो हो रहा है यार, वही नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज क्लियर है? रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो गई है। आवाज क्लियर है ना? तो वीडियो भी दिखनी चाहिए, क्या करें। तो अब जो है बहुत समस्या होगी, ऐसा नहीं है जब इंटरनेट बड़ा अच्छा चले। लक्षण परिचय प्रमाणादीनाम, आपके वहां नहीं प्रॉब्लम, मेरी करणम करण है। अब उसके बाद प्रमाकरणम, प्रमाणम बताया ना, प्रमाण क्या है पूछा तो प्रमा का साधन प्रमाण है। फिर उसके बाद वो बता दिया क्या कहते हैं प्रमा क्या है वो चीज बता दी। उसके बाद अब आगे बताएंगे करण क्या है। प्रमा करणम तुमने बोला तो प्रमा तो बता दी है, अब प्रमा का करण जो प्रमाण कह रहे हो वो क्या है। किम पुनः करणम, करण क्या है साधक तमम करणम, ये वही विभक्ति का भी सूत्र है साधक तमम करणम। अब कह रहे हैं किम पुनः करणम, करण यानी कि साधक तो किसी कार्य के बहुत, लेकिन उन साधकों में भी जो साधकतम है कारण बने, तो कई हो सकता है किसी कार्य को कई लोगों का सहयोग होता है, लेकिन करण तो वही होगा जो उन साधकों में साधकतम होगा, अर्थात उसके बिना उस कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतिसहितम साधकम साधकतम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थः। प्रकृष्टम कारणम करणम अथवा अतिसहितम साधकम साधकतमम करणम, जो अतिसहित साधक है यानी कि अति साध के बिना उस कार्य की है वो क्या हो जाएगा उस कार्य का करण, लेकिन करण केवल वही होगा जो अतिसहित कारण होगा, वही करण होगा। तो अब कह रहे हैं कारणम ननु साधकम कारणम इति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किंतु किम बोल दिया जो साधकतम होगा वो करण होगा। अब अतिशय साधकम साधकतमम अथवा प्रकृष्ट कारणम इति, अब प्रकृष्ट कारण बोला तो प्रतिपक्षी ने ये कारण पकड़ लिया, यहाँ से कह रहे हैं कि तुम साधक और कारण तो एक दूसरे के पर्याय ही हैं, तो न ज्ञायते किम तत् कारणम इति, पर कारण क्या है कि ठीक है भाई हैं केशव मिश्र जी, कहते हैं चलो सुनो फिर अब बता देता हूं पहले। यस्य कार्यात् पूर्वाभावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, अब कारण क्या है
पूछ लिया कि कारण क्या है, मैंने कहा साधकतमम का करणम अथवा प्रकृष्टम कारणम। तो कारण आएंगे, कारण क्या है, कह रहे हैं कारणम इति पर्यायः तदेव ज्ञायते। साधक और कारण जो है वो दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हैं। अब कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, हम इसे तो केशव भावो नियतो तत्कारणम। कारण क्या है, जिसके कार्य से पहले जिसका पूर्वाभाव यानी कि पहले उपस्थित रहना निश्चित है और वह अन्यथा सिद्ध होना चाहिए, यानी कि वो उस कार्य की उत्पत्ति में अनावश्यक नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनन्यथा सिद्ध, यानी कि अन्यथा सिद्ध अन्यथा सिद्ध यानी कि किसी उसकी जो है आवश्यकता उसमें होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कि हो रहा है तो फिर उसको हम कारण नहीं मानेंगे, जो अन्यथा सिद्ध हो गया उसको हम कारण नहीं मान, अन्यथा सिद्ध को हम कारण, यानी कि इनकी भाषा थोड़ा सा न करके समझाने की है, इसलिए यानी कि जो अन्यथा सिद्ध न हो वो कार्यात पूर्वाभावो नियतो अन्यथा सिद्ध, यानी कि वो अन्यथा सिद्ध नहीं होना और कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उस जिस प्रकार से तंतु बेमादिकम पटस्य कारणम, तंतु यानी कि जो धागे होते हैं और बेमा जो होती है वो मशीन होती है बनाने वाली, तो मशीन कारण होती है किसके लिए, पट का कारण उत्पत्ति के लिए तंतु और बेमा का पूर्वा, यदि तंतु नहीं होंगे तो फिर कपड़ा नहीं बन पाएगा और बेमा इत्यादि जो मशीन होती है वो भी नहीं होगी तो फिर कपड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए कह रहे हैं उसका कार्यात पूर्व भावो नियतः, उसका जो है कार्य से पूर्व अनन्यथा सिद्ध नहीं होना, सिद्ध नहीं होना चाहिए, अन्यथा सिद्ध होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए, ऐसे समझेंगे इसको। अनावश्यक नहीं होना चाहिए यानी कि उसका उस कार्य की उत्पत्ति में योगदान होना चाहिए और पूर्व उसका होना निश्चित, पूर्व भाव होना चाहिए के बिना वो कार्य नहीं हो पाएगा। उसी को यद्यपि पट आगतस्य रासभादेह पूर्वभाते तथापि नासौ नियत। अब कपड़ा बन रहा था, कपड़ा बनाने की कंपनी होगी, सूत काट काट करके कपड़े का निर्माण होता था, वहां पर कपड़ा बन रहा, गधा कहीं से, ठीक है। तो अब गधे का हो गया कपड़ा बनने से पहले, तो क्या गधे को हम कपड़े का कारण ये आ जाएगा, क्योंकि पूर्व यदि खाली पूर्वाभाव कहते हैं तो फिर तो गधा भी जो है कपड़े का कारण बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अनन्यथा सिद्ध बोल दिया, यानी कि वो अनावश्यक नहीं होना, निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो पट नहीं हो सकता, यद्यपि वो दैव बस आ गया संयोग, पूर्व भाव तो उसका था लेकिन वो आवश्यक कपड़े के निर्माण के लिए संयोग बस आए हुए रात का यदि पूर्व भाव हो भी जाता है तब भी नियत, वह निश्चित नहीं है, उसका पूर्वाभाव की उत्पत्ति में उसका कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए जो है वो उसका कारण नहीं बनेगा, कारण तो वही भाव निश्चित है। और जो सहायक होता है उसको साधक या कारण कहते हैं। कारणों में भी जो अतिशयता से साधक होता है वो कारण होता है, ये पहले वाले का जो साधक तमम करण हम बोल चुके हैं उसका है। उसके बाद आगे चलेंगे,
कारण क्या होगा, यस्य कार्यात् पूर्वभावो, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, यस्य कार्यात् पूर्वाभावो, आवाज की बैंड बजी है मैम, क्या करें भैया, कुछ नहीं कर सकती मैं इस नेटवर्क के लिए। यस्य कार्यात् पूर्वाभावो, फिर भी आप लोग जुड़े हुए हैं, क्या करूं बताइए, कब लगेगा मेरे वहां वाईफाई। यस्य कार्यात् पूर्वाभावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च कारणम, जिसका कार्य से पहले पूर्व भाव निश्चित है और वो अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए, यानी कि वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए, वही कारण है। ये जो है मैंने अपने शब्दों में वही बात जो बोल चुकी हूँ। उसके बाद आगे चलेंगे। तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्वाभावो अस्ति। नहीं होगा ऋतिक भैया, क्या करें बताइए। अस्ति एव किम तो अन्यथा पट रूप जननोप उपे पट रूप जननो उपक्षीणत्वाद पटम प्रति अपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगात। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो इसकी इच्छा कि चले ये चले ना चले, अब स्लाइड बस समाप्त ही करेंगे क्लास को। रूप तु नियतः भावो एव तंतु रूप निश्चित ही पूर्वाभाव है, क्योंकि अभी जैसे गधे का उदाहरण बताया तो उसका तो पूर्वाभाव भी निश्चित नहीं तो आवश्यक भी। तंतु रूप मतलब होता है, जैसे तंतु मतलब धागा है, धागे लाल रंग का धागा है, पूर्व भाव निश्चित है किंतु अन्यथा सिद्ध है, क्यों, किंतु वो यदि कपड़े में लाल रंग नहीं भी होगा तो फिर यानी कि जो भी वस्त्र है, यदि लाल रंग के बिना वस्त्र बन भी गया, क्या उसको हम बोलेंगे, तो वो अन्यथा सिद्ध है, यानी कि उसका पूर्व भाव है भी तो उस वो अन्यथा सिद्ध है, उसका रूप का पूर्व में स्थित होना आवश्यक नहीं है। रूप जनन जनन क्षीणत्वाद उपक्षीणत्वाद पटम प्रति अपि कारणत्वे गौरव प्रसंगात, यानी कि यदि हम पट का रूप तो ये तो कल्पना गौरव हो जाएगा, यानी कि कुछ ज्यादा ही लेवल की कल्पना पर कह रहे हैं। पट का रूप निर्माण के लिए वो हो पीला हो या कोई कलर उसमें न हो, तब भी जो है वो बन ही जाएगी, उसका पूर्वाभाव आवश्यक नहीं है, भले ही निश्चित है परंतु आवश्यक नहीं है, अन्यथा सिद्ध है वो, इसी नहीं मानेंगे। ते यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणम, इसलिए जो है अन्यथा सिद्धम नियत पूर्व भावित्वम कारणम, इसलिए जो है कि अन्यथा सिद्ध यानी कि अनावश्यक न होना और निश्चित ही रहना पूर्व में निश्चित, इस दो लक्षण है कारण के। कारण कोई भी चीज किसी भी कार्य उस कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में निश्चित रूप से उपस्थित हो और उसका अन्यथा सिद्ध न हो, यानी कि वो अन्यथा सिद्ध न हो, अनन्यथा सिद्धत्व हो उसका, वो अनावश्यक न हो उस वस्तु की उत्पत्ति के लिए, उस कार्य की उत्पत्ति के लिए अनावश्यक न हो, वही कारण है। अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कारण कार्यत्वम, यानी कि अब जो कार्य क्या है, कारण तो बता दिया, अब कार्य क्या है भाई, कार्य वो है जो अनन्यथा सिद्ध हो, वो भी यानी कि अनावश्यक ना हो, कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई तो फिर वो आवश्यक नहीं होना, अनावश्यक नहीं होना चाहिए। और जैसे कपड़ा बना करके जो है टेबल के ऊपर कपड़े को रख दिया गया है, तो अब जो है हम बोलेंगे तंतु टेबल है,
रख दिया तो फिर तंतुओं का कार्य तो टेबल की वहां पर अन्यथा सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि तंतुओं से कभी टेबल की निर्मित नहीं हो सकती है, लेकिन तंतुओं के कार्य रूपी कपड़े की उत्पत्ति के पश्चात टेबल का पश्चात है, लेकिन उसकी नहीं है, यानी कि वो अनावश्यक है। तंतु होने के बाद वस्त्र ही निर्मित होगा, जबकि टेबल नहीं निर्मित है, तो वो उसका कार्य हम नहीं मान सकते, नहीं तो फिर अनन्यथा सिद्धत्व नहीं बोलते यहाँ पर। तो पश्चात भावित्व की निर्मित होती और वहां पर टेबल होता तो फिर बोलते पश्चात भावित्व के कारण तंतुओं से, टेबल भी तंतुओं का कार्य है। इसकी भी पश्चात भावित्व और अनन्यथा और कारण में भी पूर्व भावित्व सिद्धि आवश्यक है। तो इस प्रकार से कार्य और कारण मैं समझती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, कीजिएगा क्योंकि अन्वय तत्, अब अन्वय और व्यतिरेक वाला था। अच्छा, बीच की स्लाइड गायब तो नहीं होगी? अच्छा चलिए पहले इसको देखते हैं, इधर उधर चले गए। अब जो कारण है, कारण क्या है? कारण है, हमने कार्य और कारण को समझ गए। अब कारण क्या है? कारण कितने प्रकार के होते हैं? कारण किस प्रकार के होते हैं? समवायी, असमवायी और निमित्त भेदात कारणम। कारण जो है समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से 3 प्रकार के कारण होते हैं। यदि आप लोगों को याद हो, हमने कुछ दिन पहले ही वेदांत सार पढ़ा था, उसमें निमित्त और उपादान 2 ही कारण बताए गए हैं। यहाँ पर समवायी, असमवायी और निमित्त 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं। तत्र यत् समवेदं कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। अब यहाँ पर जो है, या वहां पर कहा गया, यानी कि न्याय के अनुसार बातें हो रही है। ये उनमें से पहला जो समवायी कारण है वो जो है यत, जिसके समवेत से, यानी कि जो उस चीज से जुड़ करके कार्य की उत्पत्ति हो रही है, वो जो है समवायी कारण है। फिर आगे कहेंगे यथा तंतव पटस्य समवायी कारणम, जिस प्रकार से पट का समण है, क्योंकि कपड़े का निर्माण किया तो फिर तंतु नष्ट नहीं होता है, जबकि उसी कपड़े में तंतु जुड़ा रहता है। तो यतः तंतु पटः समवेतो, इधर उधर कैसे होगा, थोड़ा सा स्लाइड छूट गई है, क्या था, क्या जायते न तुर्यादिषु, पट के निर्माण से पहले उसका कारण तो है, उनका अन्यथा सिद्धत्व भी है और यानी कि वो आवश्यक भी हैं और उनका पूर्व भाव भी है। तो वो कारण तो है, लेकिन कारण के 3 प्रकार हैं, उनको समवायी कारण था, तंतवः पटस्य समवायी कारण होंगे। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो ये के लिए इतना रहने दीजिए मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सुनने में। अच्छा चलिए, बहुत पॉसिबल है।